जोहार बच्चों, मैं आप सभी को आज 10वीं कक्षा का अध्याय 11 विज्ञान का पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी आइए और हमसे जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए और आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए अंत तक। आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप लोग अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम जानते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लास 10th का जो अध्याय 11 है, इसमें हमें पढ़ना है विद्युत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमें पढ़ना है आवेश एवं आवेश के प्रकार। फिर पढ़ना है विद्युत धारा, उसके बाद विद्युत परिपथ एवं संकेत। फिर है विद्युत विभव और विभवांतर पढ़ना है। फिर उसके बाद ओम का नियम, प्रतिरोध एवं चालक को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम। फिर आगे है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा। और लास्ट जो टॉपिक मैंने लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हम वैसे प्रश्नों को बताएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और लगता है कि वो सारे प्रश्न आने वाले। तो अभी हमने जाना था इस चैप्टर में, इस अध्याय में क्या क्या हमें पढ़ना है। उसका पहला टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, अभी देखिएगा। इसमें मैंने लिखा था वैद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो बहुत सारे समय लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में समझना है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, विद्युत का उपयोग होता है। जब विद्युत आता है तो बल्ब जल जाते हैं, पंखा चल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, ऐसे भौतिक नियम के अनुसार वैद्युत वह भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंघी है, आप बाल में कंघी करेंगे, यानी कंघी से जब बाल झाड़ेंगे तो बाल में एक गुण उत्पन्न हो जाता है और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। आपने ऐसे किया होगा, तो उसमें जो गुण उत्पन्न हुआ वो बहुत सारे ऐसे गुण उत्पन्न होंगे, तो बहुत सारे जो गुण होंगे उसी को वैद्युत कहा जाता है। यह एक भौतिकी की घटना है और यह भौतिकी घटना में जो गुण आता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वह आवेश है। तो मैंने क्या बताया कि वैद्युत वह भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण, आकर्षित करने का गुण या विकर्षण यानी अलग हटाने का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत कहते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया। अब जो है विद्युत का उत्पत्ति या मूलभूत इकाई कहें कि विद्युत का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चों आवेश है। आप लोगों को मालूम होगा जैसे हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका है, यानी कोशिका से ही हमारी पूरी शरीर बनी है। उसी प्रकार वैद्युत की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह जो है उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आवेश। आवेश जो है आप इंग्लिश में सुने होंगे चार्ज, CHARGE, चार्ज। आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो बिना वैद्युत का चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसकी मौलिक जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वो चार्ज हुआ यानी आवेश हुआ। कितने चार्ज हुआ, है ना। अब जानेंगे आवेश क्या है। आवेश वह मौलिक इकाई है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है। वही बात है, आवेश बहुत सारे आवेश से मिलकर वैद्युत बना है, बहुत सारे आवेश से मिलकर क्या बना, वैद्युत। तो वैद्युत की सबसे छोटी इकाई आवेश है, तो जो वैद्युत का गुण होगा वही आवेश का गुण होगा। और वैद्युत का गुण क्या है, या तो किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो वही आवेश में भी रह जाएगा। अब हम जानते हैं आवेश का संकेत सामान्यतः Q है, यानी जब हम आवेश को लिखेंगे तो पूरा आवेश नहीं लिखेंगे, उसे एक छोटी लेटर क्या है, Q। देखिएगा एक Q से हम सूचित करेंगे या सांकेतिक रूप से उसको लिखेंगे। तथा आवेश का जो मात्रक है कूलाम है। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के नाम पर उस आवेश का मात्रक रख दिया गया, जिसे हम बड़ा C कहते हैं। आप लोगों को पता होगा बच्चों, कोई भी मात्रक लिखते हैं तो मात्रक में वैज्ञानिक के नाम से जो संबंधित मात्रक होता है उसे बड़ा अक्षर से ही लिखते हैं। ओके, अब हम जानेंगे आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है।
तो आवेश की उत्पत्ति जो है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ाने के कारण होती है। क्या हम कोई भी वस्तु को रगड़ देंगे, दो वस्तु को, तो क्या आवेश उत्पन्न हो जाएगा? तो कहेंगे जी नहीं। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आखिर क्या होता है कि वस्तुओं को रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न होता है? तो आपने 9th क्लास में एक रसायन विज्ञान का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना में पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु जो है वो परमाणु से बनकर बना है, और परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, आपने ये भी सुना होगा। और नाभिक में दो मौलिक कण रहता है। एक मौलिक कण का नाम है प्रोटॉन, और दूसरा जो मौलिक कण है उसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन होता है और दो, यानी यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है जो इसके नाभिक में उपस्थित होता है, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। बाहरी कक्षा में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी एक और वस्तु ले लेते हैं। ए वस्तु का नाम ए है और ए वस्तु का नाम बी है। इसमें भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। कभी कभी क्या होता है कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ाते हैं तो कुछ वस्तु की संयोजकता जो है प्लस में होती है 1, और किसी का संयोजकता जो है माइनस में 1 होती है। आपने पता हो किया होगा आयन, एक प्लस आयन होता है और एक का आयन माइनस होता है। ठीक है, तो करता क्या है कि इसके पास अगर प्लस आयन है और इसके पास माइनस आयन है तो संतुलित करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे वस्तु पर होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो है से आवेश उत्पन्न भी मैंने लिखा। फिर से देखिएगा, आवेश यानी आप उसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आप चार्ज शब्द से परिचित होंगे, डेली आप मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, सुने होंगे। चार्ज करने के लिए एक चार्जर होती है, ये भी आप सुने होंगे। ठीक है, लेकिन आप अब ध्यान से देखेंगे कि मैंने बताया कि आवेश कैसे उत्पत्ति होता है। तो आवेश जो मूल रूप से क्या है कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। जब दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, यानी जब दोनों को आपस में संपर्क होगा, तो संपर्क होने के कारण होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु में जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु को छोड़कर दूसरे वस्तु में जाएगा, इसका मतलब है कि ए वाला जो वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और बी वाला जो वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह वस्तु में एक गुण आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उसमें भी एक गुण आएगा। तो अब आइए हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि कौन सी गुण उत्पन्न होगा। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है वह दाता वस्तु कहलाता है। आप सभी को मालूम होगा, या अंग्रेजी में हम इसको डोनर कहते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह जो है क्या होता है, वह प्राप्त करता है, यानी ग्रहण करता है। और इसी वस्तु का हम ग्राही कहते हैं, नाम अंग्रेजी में रिसीवर कहेंगे। ठीक है, रिसीव करता है, लेता है। अब जब जो वस्तु देगा तो देगा यानी कुछ ना कुछ तो दान कर रहा है। तो जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को दान करता है वह धनी आदमी कहलाता है। मालूम होगा आप लोगों को, वह व्यक्ति कैसा कहलाता है? धनी। तो जो देता है वो वस्तु धनात्मक वस्तु कहलाता है, धनात्मक वस्तु। और जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, तो उस वस्तु का नाम हम ऋणात्मक वस्तु लिखेंगे। देखिएगा, जो देता है वो धनात्मक वस्तु हुआ, और जो लेता है वो कैसा वस्तु होगा? ऋणात्मक वस्तु होगा। क्या आप यहाँ तक समझे? आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप क्या समझे। अच्छा, जो वस्तु दे रहा है तो वस्तु के रूप में क्या दे रहा है? वह इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर
एक मौलिक आवेश होता है। यह प्रयोग के माध्यम से पता किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इतना आवेश देगा और जो लेगा वह इतना आवेश लेगा। कितना आवेश लेगा? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम जो देगा, ठीक है। और जो लेगा, तो देगा जो वस्तु वो धनात्मक वस्तु कहलाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब अगर आप किसी को कुछ देते हैं इसका मतलब ये है कि आप धनी व्यक्ति हैं। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं इसका मतलब ये है कि आप ऋणी व्यक्ति हैं। ओके, आइए, तो जिस वस्तु पर धनात्मक वस्तु है उस पर का आवेश धन आवेश कहलाएगा। धन आवेश। अगर आप इसको दूसरे शब्द में कहें तो कभी कभी इसी को धनावेश भी कहा जाता है। धनावेश। अंग्रेजी में इसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, जो अगर किसी भी वस्तु को देता है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक बात और बताइए, जो लेगा, जो वस्तु लेगा तो ऋणी बनेगा, और उसी वस्तु का आवेश जो है वह बच्चों ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ऋणात्मक आवेश, ठीक है। यानी यहां से हमें ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक आवेश और एक जो आवेश है वह ऋणात्मक आवेश होता है। क्या बात मेरी समझ में आई? धनात्मक आवेश कैसे पता चला? जो इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी यह दे रहा है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ए से जा रहा है किधर? बी की ओर, तो ए जो है वह धन आवेशित वस्तु हो गया और बी जो है वह ऋण आवेशित वस्तु हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए कि दुनिया में जितने भी वस्तु बने हैं वो परमाणु से बने हैं, और कोई भी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। यही तीन मौलिक पार्टिकल्स है, मौलिक कण है, जिससे परमाणु भी बनता है। अब परमाणु जब है तो हमें इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ तो वेट होगा, मास होगा, प्रोटॉन का भी कुछ न कुछ मास होगा और न्यूट्रॉन का भी कुछ न कुछ मास होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। हम यहाँ जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप नोट कर लेंगे इसे। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि एक आएगा आपके प्रश्न परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। इतना छोटा तो लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब जब बताइए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसकी द्रव्यमान कुछ न कुछ तो कम हुई। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो इतना द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। तो इसकी द्रव्यमान में कमी होगी, इसकी द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी होगी। वस्तु ए में के द्रव्यमान में कमी होगी। अच्छा, जो लेगा उसके पास तो इलेक्ट्रॉन अधिक न हो जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा इसका मतलब इसका द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा। इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। कितना वृद्धि होगा? जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जितना इसकी द्रव्यमान में कमी होगा उतने इसकी द्रव्यमान में वृद्धि भी हो जाएगा। क्या हमारी बात आपको समझ में आ गया? अभी मैंने क्या सीखा? आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? जब दो वस्तुएं रगड़ाते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो उसमें जो गुण उत्पन्न होता है वस्तुओं में, जो देगा उसमें भी कुछ गुण उत्पन्न होगा और जो लेगा उसमें भी कुछ गुण उत्पन्न होगा, और उसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। दूसरी बात, जो वस्तु देगा उसको दाता वस्तु कहेंगे,
जो लेगा उसको ग्राही वस्तु कहेंगे। अच्छा, जो वस्तु देगा उसको धनात्मक वस्तु भी कह सकते हैं, जो लेगा उसको ऋणात्मक वस्तु भी कह सकते हैं, और जो देगा उस वस्तु पर जो आवेश होगा उसको धन आवेश या धनात्मक आवेश कहेंगे, और जो लेगा उस वस्तु पर जो आवेश होगा उसको ऋणात्मक वस्तु कहेंगे या ऋण आवेश कहेंगे। ठीक है, ऋणात्मक आवेश या ऋण आवेश। इंग्लिश में उसी को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। आपने देखा होगा बैटरी में या हर जगह दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक पर प्लस लिखा रहता है, दूसरा माइनस होता है। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, और माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज है या ऋण आवेश है। जो देगा वस्तु उसमें द्रव्यमान की कमी होगी और जो लेगा वस्तु उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हो गया, तो यहां से क्या पता चला, आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार, इसे भी आप नोट कर लेंगे अगर आप नए विद्यार्थी हैं या नहीं पढ़े हैं, और पढ़े भी हैं तो आप उसको नोट्स कर लेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश जो है अभी आपको यहां से उभर करके आया कि हमारे पास दो प्रकार के आवेश है। एक आवेश क्या है, धन आवेश है, एक आवेश क्या है, ऋण आवेश है ना। तो आवेश हमारे पास कितने प्रकार के हो गया, धन आवेश, और एक जो आवेश हुआ वो दूसरा हो गया ऋण आवेश। क्या बात समझ में आया, एक हमारे पास धन आवेश प्राप्त हुआ और एक पॉजिटिव ऋण आवेश। इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक जो चार्ज हुआ वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हुआ। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो आवेश के मैंने प्रकार बता दिया। अब है कि जब दो प्रकार के आवेश है तो उसमें मौलिक गुण क्या है, या तो वस्तुओं को आकर्षित करेगा या तो वस्तुओं को प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित मतलब सटेगा और प्रतिकर्षित मतलब वो दोनों हटने का प्रयास करेगा, और सटेगा नहीं, वो दोनों दूर भागने का प्रयास करेगा। ठीक है, आकर्षण का मतलब होता है नजदीक आना। बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूज रहता है कि आकर्षण का मतलब क्या हुआ। आकर्षण का मतलब नजदीक आना, नजदीक आना। ठीक है, और प्रतिकर्षण का अर्थ क्या हुआ, प्रतिकर्षण का अर्थ दूर जाना हुआ। प्रतिकर्षण का अर्थ क्या हो गया, दूर जाना। यानी जब दो वस्तु सटेगा तो नजदीक आएगा और भागेगा तो दूर जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक चार्ज प्लस है और एक और चार्ज प्लस है, तो ये दोनों एक साथ क्या सटेगा या दूर भागेगा। ये देखिए मैंने तीर का चिन्ह लगाया है, तो ये दूर भागेगा, कभी सटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही गुण का है और दूसरा भी उसी गुण का है। सटेगा कब, जब एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होंगे। वैसे ही हमारे पास माइनस है और एक और आवेश माइनस है, तो दोनों यानी ऋण आवेश में भी दूरी होगा, यानी दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण होगा दोनों में। दूसरी बात, एक प्लस आवेश ले लेते हैं और एक माइनस आवेश, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास करेगा। या उल्टा ले लीजिए, एक माइनस और एक प्लस, तो इसके बीच में भी आकर्षण का बल लगेगा, इसके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, समान यानी दोनों एक जैसे आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। और असमान का मतलब, अभी तो मैंने दो ही आवेश बताया, दो ही प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो असमान जो है यानी धन और ऋण के बीच में हमेशा आकर्षण का बल लगता है। तो चलिए आइए हम आगे जानेंगे, आप इतना नोट करेंगे। अभी मैंने जाना विद्युत आवेश या आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आइए अब हम जानते हैं अगले टॉपिक, विद्युत धारा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, ये जो विद्युत धारा है वह विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अभी मैंने लिखा है, जस्ट आप देखिए कि किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई परिपथ है
और एक बल्ब जल रही है। बल्ब जब जल रही है, जल रहा है, हीटर चल रहा है, मोटर चल रहा है, तो उसमें आवेश कितने प्रवाहित हो रहा है, उसकी दर क्या है समय के सापेक्ष, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल सा परिभाषा है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना Q आवेश किसी परिपथ से T समय तक प्रवाहित हो रहा है। कितना प्रवाहित हो रहा है? T समय तक Q आवेश प्रवाहित हो रहा है या होता है। तो वैद्युत धारा I, वैद्युत धारा को I से संकेत करते हैं, ठीक है, बराबर आवेश बटा समय होता है। अब यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि आवेश कितना, तो दोबारा मैंने लिखा विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित आवेश की मात्रा जो T सेकेंड में उस परिपथ से जितने आवेश प्रवाहित हुआ उसकी मात्रा और बटा में समय, यानी I बराबर Q बटा T। आपको मालूम है समय का संकेत T होता है, टाइम यानी उसकी पहला लेटर जो T है उससे हम उसको सूचित करते हैं और आवेश की मात्रा को Q से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर है। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही मात्रक बनाया गया है। और बताया मैंने किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक जो बनेगा उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं। जैसे मीटर कभी भी हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं, मीटर स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। किलोग्राम स्मॉल में लिखते हैं क्योंकि यह किसी भी आदमी के नाम से नहीं बना है। लेकिन एम्पियर हम स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। क्यों कैपिटल में लिखेंगे? क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। विद्युत धारा का अन्य मात्रक भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिएगा कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम होता है और यहाँ पर समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए कुलाम प्रति सेकेंड है, प्रति मतलब बटा के नीचे, कुलाम प्रति सेकेंड भी है। और भी अन्य मात्रक है मिली एम्पियर। देखिएगा, हालांकि आप लोगों को एक अगले वीडियो अगर हम लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे हम किसी भी मात्रक को कन्वर्ट करते हैं, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कैसे हम बदलते हैं। आइए जानते हैं अन्य मात्रक। तो लिखेंगे विद्युत धारा का अन्य मात्रक जो हमारे पास है वह मिली एम्पियर है। अन्य मात्रक क्या है? मिली एम्पियर है। ऐसे आप लिख सकते हैं मिली एम्पियर, और इसी को शॉर्ट में छोटा m बड़ा a कहा जाता है। यानी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना? 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर की मात्रा कितना हुआ? 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर विद्युत धारा होता है। तो क्या आपको ये समझ में आया विद्युत धारा क्या है? अगर आपको डाउट है तो कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में। फिर आइए हम विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। इतना नोट करने के बाद विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ के कुछ संकेत हैं। हम लोग घर में वायरिंग करते हैं तो वायरिंग यानी परिपथ, उस परिपथ में कुछ संकेत है, उस संकेत को जानेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए। अभी हमने सीखा विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, और एक चीज मैं बता रहा हूं, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा जो है उसकी दिशा क्या होती है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। विद्युत धारा की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा, ठीक है। प्रवाह के विपरीत दिशा जो होता है, विपरीत आप समझते होंगे उल्टा, ठीक है। यही आप नोट कर लेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है या कोई परिपथ है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए से बी की ओर हो रही है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रही है? ए से बी की ओर। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? बी से ए की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह ए से बी की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा बी से
एक की ओर होता है यानी विपरीत होता है। ठीक है, इसे आप दिमाग में पूरे सेट कर लेंगे कि कोई भी विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है कि वह परिपथ जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, वह परिपथ जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत परिपथ के कुछ महत्वपूर्ण संकेत है, जैसे ये बल्ब का संकेत है, ये स्विच है, ऐसे तार जुड़ा रहेगा इधर, ये स्विच है और एक खुला स्विच है। खुला स्विच मतलब हम लोग जब पंखा बंद करते हैं तो जो स्विच होता है वो खुला स्विच करते हैं। हम लोग उल्टा घर में बोलते हैं, बंद को बंद कर दिए पंखा चलेगी नहीं, करंट प्रवाहित होगा नहीं, धारा बहेगी नहीं परिपथ में, तो फिर वो खुला हो गया। और जैसे ही बंद होगा स्विच, एक तार है ये बंद होगा, तब फिर करंट प्रवाहित होने लगेगा। जैसे देखिए अभी मैंने एक खुला स्विच रखा है यानी करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, जैसे ही हम इसमें ऐसे कर दिए मतलब ये बंद हो गया, तो इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगा यहाँ। ठीक है, विद्युत धारा आई क्या होने लगा, प्रवाहित होने लगा। अब देखिएगा ये मीटर है, ये मीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। यह एक यंत्र है जिससे विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापी यंत्र कहते हैं इसको। आपको लगता होगा सर वहां क्यों नहीं लिखा, तो आप शॉर्ट में जो चीज को समझ सकते हैं, पूरा लॉन्ग लिखने की क्या जरूरत है। ये विद्युत धारा मापी यंत्र है। उसी तरह वोल्टमीटर क्या है, विभव मापी या विभवांतर मापी यंत्र है। विभवांतर यानी वोल्टेज, विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आप समझिए, मापी यंत्र है। यह एक यंत्र है, ठीक है, जो विभव को मापता है। आगे चल के हम आपको बताएंगे विद्युत विभव क्या होता है अगले वीडियो में। ये देखिए प्रतिरोध है, आगे चल के आपको ये भी पढ़ना है प्रतिरोध क्या है, ओम के नियम के बारे में। ये फिर बैटरी है, तो ये मैंने बताया। एक और है जिसे जी लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यंत्र है, और जो गैल्वेनोमीटर यंत्र है यह केवल और केवल विद्युत धारा की दिशा को मापता है कि विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है ना। आप ऐसे शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख लेंगे, विद्युत धारा की दिशा मापक यंत्र, दिशा मापी यंत्र है। तो आज आप लोगों के लिए मैंने इतने बताया है, आप इसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को देखिए, फिर अगले वीडियो को मैं कल के क्लास में या अगले क्लास में लेकर आऊँगा। इससे आगे यहाँ तक जो मैं पढ़ाया है, इससे आगे वाले सारे टॉपिक उसमें रहेंगे, उसका आप इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी पढ़ते रहिए जोश और होश के साथ। थैंक यू।